नंबर वन कोचिंग इंस्टीट्यूट अकेडमी प्लस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत करता है। यह वीडियो यूजफुल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ यह इस वीडियो यूजफुल है हमारे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही उन सभी छात्रों के लिए जो सामान्य ज्ञान के लिए जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जुडिशरी, न्यायपालिका। इस वीडियो में हम न्यायपालिका पर चर्चा करेंगे। इसका मुख्य प्रयास न्याय व्यवस्था की बुनियादी जानकारी देना है। टॉपिक की बेहतर समझ के लिए हम कुछ पूर्व जानकारी को दोहरा लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में कानून का शासन है, द रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है कि कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। जब कभी किसी कानून का उल्लंघन होता है तो एक समान प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वर्ग अथवा लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी जुर्म की एक ही सजा मिलती है। कानून के शासन को लागू करने में न्यायपालिका अहम भूमिका निभाती है। इस न्याय व्यवस्था में विभिन्न अदालतें हैं जहां न्याय के लिए जाया जा सकता है। न्यायपालिका अपनी भूमिका न्यायपालिका की स्वतंत्रता के कारण ही सही प्रकार से निभा पाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हम आगे चर्चा करेंगे। द रोल ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका के कार्य। न्यायपालिका बहुत सारे मामलों पर फैसले करती है। न्यायपालिका के कार्य को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, विवादों का निपटारा। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, कानूनों की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अर्थात विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों, नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों तथा केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य होने वाले विवादों को हल करने का कार्य करती है। उदाहरण के लिए हम नदी जल विवाद को ले सकते हैं। कर्नाटक तथा तमिलनाडु सरकार कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर अक्सर तनाव की स्थिति में होती है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उनके मध्य विवादों का निपटारा कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, कानूनों की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। जैसा कि हम जानते हैं कि कानून का शासन लागू करने में न्याय व्यवस्था अहम भूमिका निभाती है। इसके तहत यदि देश के किसी भी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू शक्तियों का बंटवारा है। इसका तात्पर्य है कि सरकार के अन्य अंग, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। अदालतें न तो सरकार के अधीन होती हैं और न ही वे सरकार के लिए कार्य करती हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी विधायिका और कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और नियुक्ति के बाद न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया भी बेहद जटिल होती है। इस प्रकार न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के आधार पर ही कानून का शासन लागू करने में सक्षम हो पाती है। स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, भारत में अदालतों की संरचना।
हमारे देश में 3 अलग अलग स्तरों पर अदालतें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। अब हम एक एक कर इन तीनों ही अदालतों पर चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, यह देश की सबसे बड़ी अदालत होती है। यह नई दिल्ली में स्थापित है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। तब यह संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में स्थापित था। 1958 में इसे इसकी वर्तमान इमारत में स्थानांतरित किया गया। देश के मुख्य न्यायाधीश इसके मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी निचली अदालतों को मान्य होते हैं। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, इनकी स्थापना सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी शहर बंबई, कलकत्ता और मद्रास में 1862 में की गई थी। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है जो उस राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। वर्तमान में देश में 24 उच्च न्यायालय हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई थी। पंजाब और हरियाणा का एक संयुक्त न्यायालय है जो कि चंडीगढ़ में स्थापित है। इसी प्रकार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का भी एक संयुक्त न्यायालय है जो कि हैदराबाद में स्थापित है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का भी एक संयुक्त न्यायालय है जो कि गुवाहाटी में स्थापित है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा संपर्क होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। ये आमतौर पर जिले या तहसील में स्थापित होते हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है तथा हर जिले का एक न्यायालय होता है जिसका अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होता है। कोर्ट्स, अदालतें, भारत की सारी अदालतें आपस में जुड़ी हैं। हमारे देश में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। इसका मतलब होता है कि ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। अपील की व्यवस्था, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालतों का फैसला सही नहीं है और उसके साथ न्याय नहीं हुआ है तो वह ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। इसके बाद उस केस में ऊपरी अदालत द्वारा दिया गया फैसला ही मान्य होता है। लीगल सिस्टम, विधि व्यवस्था। विधि व्यवस्था को हम 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, फौजदारी कानून अथवा दीवानी कानून। फौजदारी कानूनों के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जो कि चोरी से जुड़े हों, किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने से जुड़े हों अथवा हत्या के मामले। इस प्रकार के मामलों की शुरुआत पुलिस में दर्ज एफआईआर के द्वारा होती है। इसके बाद पुलिस एफआईआर के आधार पर के मुकदमे की छानबीन करती है। इसके बाद वह अदालत में केस दायर करती है। अदालत में न्यायाधीश उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर व्यक्ति को सजा अथवा जुर्माना करता है। दीवानी मामले, दीवानी मामले ऐसे मामले होते हैं जो कि भू विवाद से संबंधित हों, जैसे कि किराएदारी के मामले, तलाक के मामले आदि। ऐसे मामलों की शुरुआत संबंधित अदालत में एक पिटीशन दायर करने से होती है। इसके बाद अदालत उस पर अपना फैसला सुनाती है जो कि जुर्माना हो सकता है। इसके साथ साथ उसमें सजा भी हो सकती है। एक्सेस टू कोर्ट, न्याय तक पहुंच। भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। जैसा कि हमने चर्चा की है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में न्यायालय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि गरीबी और अशिक्षा के कारण सभी लोगों की पहुंच न्याय तक नहीं हो पाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने पीआईएल जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित की। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक न्याय की पहुंच को सुनिश्चित करना था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका अथवा पीआईएल।
न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को ऐसे लोगों की ओर से न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। अब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र अथवा टेलीग्राम को भी जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रीवियस क्वेश्चंस। अब हम चर्चा करेंगे सीटेट में पूछे गए कुछ प्रश्नों पर जो कि हमारे आज के विषय से संबंधित हैं। आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न नजर आ रहा है उसमें पूछा गया है कि न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम सबसे पहले चारों दिए गए विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला विकल्प कहता है कि न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है, जो कि सत्य है। दूसरा विकल्प कहता है कि न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य की सरकारों के बीच नहीं। यह विकल्प आंशिक रूप से सत्य है। तीसरा विकल्प, न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। यह विकल्प भी सही है। चौथा विकल्प कहता है यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह विकल्प भी सही है। अतः हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 2, जो कि आंशिक रूप से सही था, जिसमें कहा गया न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्यों की सरकारों के बीच नहीं, क्योंकि न्याय व्यवस्था दो राज्य की सरकारों के बीच आने वाले विवादों का भी समाधान कर सकती है। एक अन्य प्रश्न, इस प्रश्न में पूछा गया है भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए भी सबसे पहले हम चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला विकल्प शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा विकल्प समानता का अधिकार, तीसरा विकल्प जीवन का अधिकार और चौथा विकल्प है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी विकल्प हमें प्रदान किए गए मौलिक अधिकार हैं और हमारे मौलिक अधिकारों में से संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें यह अधिकार देता है कि यदि हमें लगता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। अतः हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 4, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता है। अतः हमें दिए गए विकल्पों में से ये वह विकल्प चुनना है जो कि दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता हो। पहले हम विकल्पों को ध्यान से पढ़ते हैं। जमीन को बेचने से संबंधित विवाद, जमीनी विवाद दीवानी कानून है, अतः यह विकल्प सही है। दहेज के लिए महिला को परेशान करना, दहेज के लिए महिला को परेशान करना फौजदारी कानून है, अतः यह विकल्प गलत है। तीसरा विकल्प तलाक का केस फाइल करना, यह भी दीवानी मामले के तहत आता है। और चौथा विकल्प है बच्चों को रखने का दावा करना, यह भी दीवानी कानून के दायरे में आता है। अतः हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 2, दहेज के लिए महिलाओं को परेशान करना, जो कि एक फौजदारी मामला है। यह वीडियो आपके लिए जारी की गई थी नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट अकेडमी प्लस के द्वारा। यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी सूचना आपकी स्क्रीन पर दी गई है। आप हमारे मोबाइल नंबर पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे द्वारका सेंटर अथवा जीटीवी नगर सेंटर के लैंडलाइन नंबर्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अकेडमी प्लस के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।